हाँ, धन्यवाद। ये वीडियो है राइट टू रिकॉल बेसिक इंफॉर्मेशन के ऊपर। राइट टू रिकॉल का पूरा मैनिफेस्टो आपको मिलेगा rahulmehta.com/301.h.htm। मैं फिर से बोलता हूँ, rahulmehta.com/301.h.htm और अंग्रेजी में मिलेगा 301.htm। और इसमें 55 जितने चैप्टर है। ये जो वीडियो है वो है चैप्टर 2 चैप्टर 6 के ऊपर। इसमें मुख्य वीडियो है राइट टू रिकॉल बेसिक के बारे में कि राइट टू रिकॉल क्या होता है, कैसे काम करता है। तो राइट टू रिकॉल की परिभाषा क्या है? राइट टू रिकॉल यानी कि ऐसी प्रोसीजर, ऐसा तरीका कि जिसके द्वारा प्रजा, राजा या मतलब प्रधानमंत्री, एमपी, एमएलए, राजवर्ग के किसी भी अधिकारी को नौकरी से निकाल सके। जैसे अमेरिका में नागरिकों के पास राइट टू रिकॉल गवर्नर है, राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर है, राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट जज है, राइट टू रिकॉल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ये सारे हैं। कि अमेरिका में यदि नागरिकों को पुलिस कमिश्नर को नौकरी से निकालना हो तो पीएम, सीएम, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, एमपी, एमएलए किसी को कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अलग अलग जिलों में थोड़ी अलग अलग प्रोसीजर है, लेकिन उस प्रोसीजर के मुताबिक साबित कर दे कि भाई ये 1 लाख का जिला है और 1 लाख मतदाताओं में से 50,000 मतदाता, 60,000 मतदाता नहीं चाहते कि ये पुलिस कमिश्नर की नौकरी चालू रहे, तो वो साबित करने की प्रोसीजर के अनुसार वो साबित कर दे और वो पुलिस कमिश्नर की नौकरी गई। अब अमेरिका में पुलिस में करप्शन कम क्यों है? उसकी सबसे बड़ी वजह यही है, जैसे मैं अमेरिका में 9 साल रहा तो अलग अलग जगह पे अलग अलग कोई रिलेशन नहीं था। अलग अलग जगह पे 5 बार मुझे ट्रैफिक कांस्टेबल ने रोका। कभी रेड लाइट जंप हो गई होगी, कभी ओवर स्पीडिंग हो गई होगी। तो पहली बार जब रोका था तो कुछ फाइन नहीं किया, उसने वार्निंग देकर मुझे जाने दिया। दूसरी बार जब रोका था तो सब मिला के $1500 का फाइन हुआ, इंश्योरेंस सरचार्ज और ये वो सब मिला के। तो दोनों में से एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस कांस्टेबल ने ऐसा कहा हो कि भाई $20-30 हमको दे दो और मैं तुमको जाने दूंगा। जिसने फाइन नहीं किया उसने भी पैसा नहीं मांगा था, जिसने फाइन किया उसने भी पैसा नहीं मांगा, या ऐसा बोल के कि भाई पैसा दो तो फाइन नहीं करूंगा। उसका रीज़न क्या है कि वहाँ का पुलिस कमिश्नर है वो निरंतर ट्रैप रखता है, वो निरंतर ट्रैप रखता है। तो पुलिस कांस्टेबल ने जब मुझे रोका तब उसके मन में एक लटकती तलवार थी कि कहीं ये आदमी कमिश्नर का एजेंट तो नहीं है ना, कि उसने कैमरा वैमरा सब छिपा के रखे होंगे और मैं यदि कुछ भी उल्टा सीधा बोलूँगा कि भाई यू हेल्प मी आई हेल्प यू, तो वो मुझे तुरंत रिपोर्ट कर देगा, अरेस्ट कर देगा और नौकरी जाएगी, हो सकता है जेल की सज़ा भी हो। तो अब मेरे माइंड में ये सवाल आया कि भाई पुलिस कमिश्नर यहाँ का क्यों ट्रैप रखता है, अपने पुलिस कमिश्नर की तरह टारगेट क्यों नहीं देता? भारत का पुलिस कमिश्नर है वो हर एक पुलिस अधिकारी को टारगेट देता है कि हर महीने इतना कमा के ला, आधा तू रख आधा मैं रखूँगा, वरना मैं तेरी ट्रांसफ़र कर दूंगा, नौकरी से निकाल दूंगा। तो हमारा पुलिस कमिश्नर टारगेट देता है और अमेरिका का पुलिस कमिश्नर है वो 24 घंटे निरंतर ट्रैप रखता है। तो उसकी वजह मुझे वहाँ 1997 में पता चली कि वहाँ नागरिकों के पास राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर है। इसलिए पुलिस कमिश्नर खुद रिश्वत लेने से डरता है कि भाई रिश्वत ली और बड़े गुंडों को यदि पनपने दिया तो लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे। और साथ में उसके मन में ये भी भय है कि एक कांस्टेबल रिश्वत लेगा तो उसे देख के दूसरा लेगा, तीसरा लेगा, 10 लेंगे, 20 लेंगे, लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे कि भाई तू ठीक से सुपरवाइज नहीं करता। इसलिए वो ट्रैप रखता है। तो यहाँ पे एक पूरा लूप कंप्लीट होता है कि कमिश्नर ट्रैप रखता है, इसलिए पुलिस कमिश्नर ठीक कांस्टेबल ठीक काम करते हैं, कांस्टेबल ठीक काम करते हैं इसलिए सिटीजन में डिसिप्लिन है, और सिटीजन के पास राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर है इसलिए पुलिस कमिश्नर के ऊपर डिसिप्लिन है। तो एक पूरा लूप कंप्लीट हुआ। ऐसा नहीं है कि कमिश्नर के ऊपर कोई और आदमी है, उसके ऊपर कोई और आदमी है और उसकी वजह से सब तंत्र ठीक से चलता है। पिरामिड की वजह से कभी तंत्र ठीक नहीं चलता, क्योंकि पिरामिड के ऊपर जो 10-15 आदमी होते, एक आदमी के पास तो इतना टाइम नहीं है कि पूरी दुनिया को संभाल सके। तो पिरामिड के ऊपर जो
तो 1 लाख अफसरों के ऊपर तुमने 10,000 अफसर का पिरामिड रखा, उसके ऊपर फिर 100 अफसर का पिरामिड रखा, उसके ऊपर फिर 11 जन लोकपाल रखे, तो उनके पास इतना टाइम तो नहीं है कि पूरी दुनिया संभाल सके, तो उनके नीचे के आदमी भी करप्शन बढ़ जाते हैं, और वो 11 में से भी एक टाइम पे बाद 3, 4, 5, 10 सारे करप्ट, सारे नहीं तो 1-2 को छोड़ के अधिकतर करप्ट हो जाते हैं। राइट टू रिकॉल है वो पूरा फीडबैक लूप बनाता है कि पॉपुलेशन है वो सीधा राजा या प्रधानमंत्री या सुप्रीम कोर्ट का जज या उसके अधिकारी को नौकरी से निकाल सकते हैं। अमेरिका में नागरिकों के पास राइट टू रिकॉल प्रेसिडेंट नहीं है, राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट चीफ जज नहीं है, लेकिन राइट टू रिकॉल हाई कोर्ट जज है, राइट टू रिकॉल गवर्नर है। अमेरिका में क्यों नहीं होगा वो फिर अमेरिका का इतिहास पूरा एक अलग मुद्दा हो जाएगा, लेकिन हम भारत में राइट टू रिकॉल लाए तो शुरुआत हमें करनी चाहिए राइट टू रिकॉल पीएम से और राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज से, न कि राइट टू रिकॉल सरपंच से। अन्ना बार बार बोलते हैं राइट टू रिकॉल सरपंच होना चाहिए, राइट टू रिकॉल पीएम अगले जन्म में आएगा या तो आना ही नहीं चाहिए। और राइट टू रिकॉल एमपी की बात वो कर रहे हैं अप्रैल 2011 से, अभी तक उन्होंने राइट टू रिकॉल एमपी का ड्राफ्ट नहीं दिया, राइट टू रिकॉल एमएलए का ड्राफ्ट नहीं दिया, वो भी नहीं दे रहे, अरविंद गांधी भी नहीं दे रहे, तो वो बकवास है। राइट टू रिकॉल की शुरुआत हमें करनी चाहिए सीधी पीएम सीएम से, एमपी और सुप्रीम कोर्ट के जज से। अब सवाल आता है कि जो राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट हमें पब्लिश करना है वो क्या होना चाहिए, और इसके जो विरोधी है अलग विरोधी इसके अगेंस्ट अलग अलग तरीके सही गलत जवाब देते हैं, उनका क्या तोड़ है। जैसे राइट टू रिकॉल के विरोधी अक्सर ये कहते हैं कि ये तो अमेरिका की प्रोसीजर है, ये भारत में नहीं आनी चाहिए, ये अमेरिका के लोगों के लिए ठीक है, भारत के लोग इस प्रोसीजर के लायक नहीं है वगैरह वगैरह। तो ऐसा नहीं है कि ये अमेरिका की प्रोसीजर है। राइट टू रिकॉल के बारे में सत्यार्थ प्रकाश में दयानंदन सरस्वती जी ने कहा है, दयानंदन सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 6ठे चैप्टर राजधर्म में पहले ही पेज पर कहा है कि राजा प्रजाधीन होना चाहिए, राजा प्रजाधीन होना चाहिए, और यदि राजा प्रजाधीन न हुआ तो जैसे मांसाहारी पशु छोटे पशु को खा जाते हैं, वैसे वह राजा अन्याय खूसट से दंड करके प्रजा को लूट लेगा और इस तरह से राज्य का नाश होगा। अन्याय खूसट से दंड बना के यानी ऐसे ऐसे गोल गोल कानून बनाएगा कि वो कानून आम आदमी से, आम व्यापारी से भंग हो ही जाएंगे। ये वैट का कानून है, सेल्स टैक्स का कानून है, ऑक्ट्रॉय का कानून है। आदमी ये कानून फॉलो करने रहा तो 2 पैसे का धंधा नहीं कर पाएगा, यानी उससे कानून से टेक्निकल वायलेशन हो ही जाएंगे और वो वायलेशन दिखा दिखा के उससे पैसा खींचेगा, जो कि हमारे सेल्स टैक्स के अधिकारी, इनकम टैक्स के अधिकारी, एक्साइज के अधिकारी इस बात में बहुत माहिर होते हैं। हमारे देश के जज भी बहुत माहिर होते हैं। इतने ऐसे ऐसे कानून है कि आदमी से भंग हो जाएंगे, फिर वो कानून दिखा दिखा के उससे पैसे उठेंगे। तो दयानंद सरस्वती जी ने ये बात 1870 में कही थी कि यदि राजा प्रजाधीन न हुआ, कि राजा प्रजाधीन होना चाहिए, और यदि राजवर्ग प्रजाधीन न हुआ तो जैसे मांसाहारी पशु छोटे पशु को खा जाते हैं, यह राजा अन्याय खूसट से दंड करके प्रजा को लूट लेगा, प्रजा कमजोर हो जाएगी, राष्ट्र का नाश होगा। और ये दोनों श्लोक स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अथर्ववेद से लिए हैं, जो कि हजारों लाखों साल पुराना ग्रंथ है। तो राइट टू रिकॉल वो राजा को प्रजाधीन बनाने का एक प्रोसीजर है, एक तरीका है। और प्रजाधीन राजा यानी राइट टू रिकॉल की बात हमारे शास्त्रों में हजारों साल पुरानी है, यानी ये बात अमेरिका की नहीं है, ये भारत की है। इस बात से हमें दुख होना चाहिए कि हमारी बात को अमेरिका ने स्वीकार किया, और कुछ लोगों का कहना है, मेरा मानना भी है कि ये बात भारत से ही अमेरिका गई है। कैसे कि 1760 में 1757-1760 के आसपास 1757 में जब रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया, तो उसने बंगाल, बिहार, उस एरिया की जितने भी पुराने धार्मिक संस्थान थे, मंदिर थे, वहाँ से उसने संस्कृत की जो प्रतिलिपियाँ थी, जिसकी पूरे भारत में मुश्किल से 2-5 कॉपियाँ, ऐसी रेयर प्रतिलिपियाँ या तो लूट ली या तो खरीद ली, जो भी है, उसने पूरे बंगाल बिहार के एरिया में से प्रतिलिपियाँ इकट्ठी करके वो सारी प्रतिलिपियाँ
2-3 कुछ इतिहासकार बोलते हैं 7 जहाज भर के उसने लंदन भेजी थी, और वहाँ से फिर जो धनिक थे, अमेरिका के धनिक, लंदन के धनिक, उन्होंने खरीद के कुछ अमेरिका ले गए, और अमेरिका में राइट टू रिकॉल का कानून आता है 1760 में। तो काफ़ी लोगों का मानना है, मेरा भी मानना है, कि जो अथर्ववेद के आधार पर जो ऋषि मुनियों ने जो टिप्पणियाँ लिखी थी, वो टिप्पणियों की प्रतिलिपियाँ जब लंदन अमेरिका गई और वहाँ से राइट टू रिकॉल का कानून अमेरिका में आया। खैर, ये राइट टू रिकॉल की बात उसके बाद 1925 में अहिंसा मूर्ति महात्मा चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। मैं चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इनको महात्मा चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा भगत सिंह कहता हूँ। सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रपिता महात्मा सुभाष चंद्र बोस कहता हूँ। मोहन भाई को मैं दुरात्मा गांधी कहता हूँ। वो उसके लिए ऊपर पूरा एक अलग वीडियो है कि मोहन भाई क्यों दुरात्मा थे। पूरा उनका कारोबार अंग्रेज़ों के पैसे पे चलता था। अंग्रेज़ों ने बिरला, बजाज, साराभाई को कहा था कि भाई तुम मोहन भाई को पैसे देना, क्योंकि उनकी दुकान चलेगी तो ये भगत सिंह का मार्केट कम कटेगा, मतलब भगत सिंह का प्रभाव कटेगा, महात्मा लाला लाजपत राय का प्रभाव कटेगा वगैरह। महात्मा चंद्रशेखर आज़ाद ने 1925 में कहा था कि हम जिस भारत की स्थापना करना चाहते हैं उसमें राइट टू रिकॉल होगा, क्योंकि यदि राइट टू रिकॉल नहीं हुआ तो चुनाव एक मजाक बन के रह जाएगा। ये उनके अक्षर शब्दों का मैं अनुवाद कर रहा हूँ। महात्मा चंद्रशेखर आज़ाद, उनके गुरु महात्मा सचिंद्रनाथ सान्याल और महात्मा रामप्रसाद बिस्मिल, ये तीन शहीदों ने मिलकर एक डॉक्यूमेंट बनाया था जिसको कहते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मीज मैनिफेस्टो, जो उन्होंने संस्था की स्थापना की थी, जिसमें भगत सिंह 2 साल बाद जुड़े। 1927 में भगत सिंह जुड़े थे। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो फाउंडिंग डॉक्यूमेंट था मैनिफेस्टो, उसमें उन्होंने 1925 में कहा था कि हम जिस भारत गणराज्य की स्थापना करना चाहते हैं उसमें राइट टू रिकॉल होगा, क्योंकि यदि राइट टू रिकॉल न हुआ तो डेमोक्रेसी, चुनाव एक मजाक बन के रह जाएगा। जो बात आज हम देखते हैं, ये बात उनके दिमाग में कैसे आई, तो अलग अलग मान्यताएं हैं। इतिहासकार तो इस बात को दबा देना चाहते हैं। एवरी हिस्टोरियन इज अ ब्लडी पेड हिस्टोरियन। ये जो इतिहास की पुस्तक लिखने वाले हैं, जिन्होंने 5 शालाओं में पुस्तकें लिखी है, वो सब ये जवाहरलाल गाजी के चमचे थे। उनको प्रमोशन चाहिए था, पोजीशन चाहिए थी, और जवाहरलाल गाजी ने बोला कि इतिहास में लिखो कि कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई है और दुरात्मा गांधी ने आज़ादी दिलाई है, बाकी सब काट दो। तो इतिहासकारों ने तो इस बात का उल्लेख भी नहीं किया किसी पाठ्य पुस्तक में या किसी इतिहास के बड़े ग्रंथ में भी आपको उल्लेख नहीं मिलेगा। आप गूगल कीजिए, कर कीजिए HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन राइट टू रिकॉल, तो आपको HRA का जो 1925 का फाउंडिंग मैनिफेस्टो डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, जिसमें ये मिलेगा। वरना जितने ये पेड हिस्टोरियन है वो तो इस बात का जिक्र करने से भी घबराते हैं, क्योंकि उनको जो पूरा हिस्ट्री का रैकेट है, सर्कल है, उसमें इस बात की उनको अंदर से मनाही की गई है कि भाई हमें ऐसा इतिहास लिखना है कि आज़ादी कांग्रेस ने दिलाई और इन शहीदों का कोई रोल नहीं था। तो उनके मन में ये राइट टू रिकॉल की बात कैसे आई? 2-3 वजह है कि 1919 में और 1923 में 2 बार भारत में चुनाव हुए थे। 1919 उस समय वोटिंग पॉपुलेशन 100% नहीं थी, 4-5% पॉपुलेशन के पास ही वोटिंग राइट था। तो 1919 और 1923 में 2 बार इलेक्शन हुए, और दोनों बार लोगों ने ये सोच के वोट दिया कि ये जो चुन के आएंगे वो हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने में मदद करेंगे, लेकिन जो लोग चुन के आए वो चुनने के महीने हफ्ते में अंग्रेज़ों के एजेंट बन के रिश्वतखोरी करने लगे, ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताने लगे और अंग्रेज़ों की चापलूस बन गए। तो एक प्रत्यक्ष अनुभव उनको हो चुका था। और दूसरा, महात्मा सचिंद्र सान्याल बहुत ही विद्वान आदमी थे। उन्होंने कई देशों के, कई दुनिया भर के मतलब विद्वानों के, अमेरिका के क्रांतिकारी, रूस के क्रांतिकारी, यूरोप के अलग अलग क्रांतिकारी, उन्होंने भारत के जितने भी पुराने ग्रंथ थे, वेद, सत्यार्थ प्रकाश, इन सारे ग्रंथों का बहुत अध्ययन किया था। वो बहुत ही विद्वान आदमी थे। उस जमाने में वो 4 भाषाएं जानते थे, अंग्रेजी, हिंदी तो जानते ही थे, साथ में जर्मन और फ्रेंच भी जानते थे, और उन्होंने ये सारी लेख उनके पढ़े थे। तो क्रांतिकारियों के विचारों से भी ये विचार उन्होंने लिया था कि भाई पश्चिम में
जो सुव्यवस्था है उसकी वजह है राइट टू रिकॉल। चुनाव नहीं, चुनाव तो 5 साल में एक बार चुन लिया, और चुनाव से जज पे क्या फर्क पड़ेगा? वो तो 25-30 साल की उम्र में जज बना, 60 साल तक रिटायर नहीं होने वाला, वो तो पैसा खींचता रहेगा आपसे। पुलिस कमिश्नर को क्या फर्क पड़ता है इलेक्शन से? 25-30 साल की उम्र में आईपीएस में आ गया, अब क्या उखाड़ लोगे तुम उसका 60-65 साल की उम्र तक? तो अमेरिका में और पश्चिम के राज्यों में जो सुव्यवस्था है, वो ज्यूरी प्रथा भी एक रीजन है, उसका मैं जिक्र बाद में करूंगा। पर राइट टू रिकॉल एक अहम भूमिका है, रेफरेंडम एक अहम भूमिका है, इसलिए उन्होंने इस पे भार दिया। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अन्ना और अरविंद गांधी और सुब्रमण्यम स्वामी जैसे कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि भारत में राइट टू रिकॉल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो अमेरिका की व्यवस्था है। और इस बात को काटने के लिए मैं कहता हूं कि राइट टू रिकॉल का उल्लेख सत्यार्थ प्रकाश में है, 6ठे चैप्टर में है कि राजा प्रजाधीन होना चाहिए, अथर्ववेद में है। और राइट टू रिकॉल का उल्लेख महात्मा चंद्रशेखर आजाद ने किया था, महात्मा सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया था, महात्मा राम प्रसाद बिस्मिल ने भी किया था। अब राइट टू रिकॉल की उसके बाद बात की एम.एन. रॉय ने 1946 में। 1946 में ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाम की उन्होंने किताब लिखी थी कि भारत का संविधान कैसा होना चाहिए। उसमें उन्होंने कहा था कि राइट टू रिकॉल होना चाहिए, लेकिन साम्यवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टियां जो भी है भारत में, कुछ 30-35 कम्युनिस्ट पार्टियां हैं जो अपने आप को कम्युनिस्ट कहती है, उसके सारे एमपी राइट टू रिकॉल के विरोधी है। सारे एमपी राइट टू रिकॉल, क्योंकि उनको माल खाना है। कौन एमपी बोलेगा? जो चलो 100 में से 1-2 अच्छे एमपी हुए तो बोलेंगे राइट टू रिकॉल होना चाहिए, उसके लिए प्रयत्न भी करेंगे। पर ये तो सारे माल खाने वाले हैं सबके सब, तो वो राइट टू रिकॉल का विरोध करते हैं। सोमनाथ चैटर्जी है, वो हर साल में 1-2 बार राइट टू रिकॉल की बात करेंगे और पिछले 30 साल से करते आ रहे हैं। लेकिन पिछले 30 साल से वो एमपी हैं, मतलब अभी रिटायर हुए। वो 2004 में स्पीकर बने, उससे पहले वो 25 साल एमपी रह चुके थे। उन्होंने अपने 25 साल की पार्लियामेंट की कैरियर में कभी भी राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट स्पीकर की कचहरी में सबमिट नहीं किया कि भाई मुझे इस कानून पे मुझे वोटिंग करानी है। तो एम.एन. रॉय को सारे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग एम.एन. रॉय को मानते हैं, लेकिन एम.एन. रॉय की राइट टू रिकॉल की बात का वो विरोध करते हैं क्योंकि वो उनके आर्थिक हितों के खिलाफ जाती है। जयप्रकाश नारायण ने राइट टू रिकॉल की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी ड्राफ्ट नहीं दिया। क्यों ड्राफ्ट नहीं दिया, उसके लिए अलग अलग लोगों का मतांतर है। पर जयप्रकाश नारायण ने 1975 में राइट टू रिकॉल का, 1972 से लेकर 1977 तक राइट टू रिकॉल का बहुत प्रचार किया था। उनके जितने भी शिष्य हैं, लालू यादव, मुलायम यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, सुशील मोदी, फिर ये शरद यादव, ये सब जयप्रकाश नारायण के शिष्य थे। एक दिन राइट टू रिकॉल का प्रचार करते थे एक जमाने में, आज से 30-35 साल पहले, जैसे मैं आज कर रहा हूं। और वो सब 77 में एमपी बने। राइट टू रिकॉल के मुद्दे पे देश ने 550 एमपी जो थे, 543 टू बी एग्जैक्ट, उनमें से 380 बदल दिए थे। 1977 की पार्लियामेंट में 545 एमपी जो थे, उनमें से कुछ 300, 350, 380 जितने एमपी फर्स्ट टाइमर थे। लालू यादव कुछ 30 साल की उम्र में पहली बार एमपी बने थे उस समय, और लोग बहुत बोलते थे कि ये एकदम नॉन करप्ट आदमी है, भारत में से करप्शन दूर कर देगा, भारत में से अव्यवस्था दूर कर देगा, वगैरह वगैरह, जैसा आज अरविंद गांधी के बारे में कहा जाता है। तो वो राइट टू रिकॉल के समर्थक सारे एमपी बने, और एमपी बनने के दूसरे दिन उन्होंने कहा कि राइट टू रिकॉल बकवास कानून है, ये नहीं होना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि आज राइट टू रिकॉल को नॉनसेंस बोलते हैं, आप यूट्यूब पे देखिए, उनका वीडियो मिलेगा, वो कहते हैं राइट टू रिकॉल इज नॉनसेंस। वो राइट टू रिकॉल के समर्थक थे। 1977 में जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम भारत में राइट टू रिकॉल आएंगे। जनता पार्टी का 1977 का मैनिफेस्टो वो अपने वेबसाइट पे रखने की बात को मना कर रहे हैं कि मैं वेबसाइट पे नहीं डालूंगा। हमने काफी बार उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई आपकी पार्टी है, हम कहां बोल रहे हैं कि हमारा पार्टी आपके हमारा मैनिफेस्टो आपके वेबसाइट पे डालो। हम तो इतना कह रहे हैं कि आप जनता पार्टी के प्रेसिडेंट हो, चेयरमैन हो, और जनता पार्टी 1977 में जीत कर आई, वो एक ऐतिहासिक घटना थी। तो जनता पार्टी का 1977 का मैनिफेस्टो आप अपने वेबसाइट पे डालो। वो डालने से मना कर रहे हैं क्योंकि उसमें राइट टू रिकॉल का बात की है, और वो राइट टू रिकॉल का विरोध करना चाहते हैं क्योंकि भारत की मल्टीनेशनल कंपनियां और मिशनरी नहीं चाहते कि भारत में राइट टू रिकॉल आए। सुब्रमण्यम स्वामी के मेरा एक दूसरा यूट्यूब है जिसपे मैंने उनका कच्चा चिट्ठा खोला है।
कि 1999 में इस आदमी ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश क्यों थी, क्योंकि सोनिया गांधी ने यानी मल्टीनेशनल कंपनी और मिशनरियों ने कहा था कि आप सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में मदद करो, हम हमको फाइनेंस मिनिस्टर बना देंगे। और 1989 में इन्होंने भारत में WTO की सारी शर्तें मान ली थी। जब ये चंद्रशेखर की मिनिस्ट्री में कॉमर्स मिनिस्टर थे, हाँ कॉमर्स मिनिस्टर थे, तब उन्होंने सारी WTO की शर्तें, 100% ये मल्टीनेशनल कंपनियों का आदमी है। आज ये मुखौटा पहन के आया है उसकी बीजेपी के वोट काटने के लिए, ताकि बीजेपी को जबरदस्ती उसको एकोमोडेट करना पड़े, और इस तरह से मल्टीनेशनल कंपनी और मिशनरी अपना एक आदमी घुसा देंगे बीजेपी के अंदर। खैर वो उनकी दांव पे जो भी चलता रहे उनकी है। मैं राइट टू रिकॉल के मुद्दे पे कहूंगा कि वो जो कहते हैं कि राइट टू रिकॉल से अस्थिरता आ जाएगी, वो बात सर से पांव तक झूठी है। उसका खुलासा मैं बाद में प्रोसीजर ड्राफ्ट देकर करूंगा। अब स्टालिन ने भी राइट टू रिकॉल का समर्थन किया था। 1937 में उन्होंने एक पूरी स्पीच मैंने अपने चैप्टर 2 में दी है कि जिसमें स्टालिन ने कहा था कि राइट टू रिकॉल होना चाहिए। आप गूगल कीजिए स्टालिन राइट टू रिकॉल, आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा। फ्रेडरिक एंजल्स और कार्ल मार्क्स। फ्रेडरिक एंजल्स का मैं एक पैराग्राफ कोट करता हूं। ये पैराग्राफ उन्होंने लिखा है, इंट्रोडक्शन टू कार्ल मार्क्स, सिविल वॉर इन फॉर फ्रांस। और फ्रेडरिक एंजल्स ने ये किताब लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है, फ्रॉम द वेरी आउटसेट ऑफ द कम्यून वॉज कंपेल्ड टू रिकॉग्नाइज दैट वर्किंग क्लास वंस कम इन टू पावर कुड नॉट गो ऑन मैनेजिंग विथ ऑल स्टेट मशीन, that in order not to lose again just when it conquered supremacy, this working class must, अब ध्यान से सुनिएगा, this working class must on one hand do away with all repressive machinery previously used against itself, and on the other hand safeguard itself from its own deputies and officials by declaring them all without exception subject to recall at any moment। यानी फ्रेडरिक एंजल्स ने कहा था कि जब नई सत्ता आती है मजदूरों की, किसानों की, जब नई सत्ता आती है तो उन्हें पहले तो पुरानी सत्ता से लड़ना पड़ेगा, वो तो जाहिर है, पर उतना ही महत्वपूर्ण है कि नए जो सत्ता में आते हैं वो उन पे चढ़ ना बैठे। इसके लिए उनके सारे डेप्यूटी, यानी चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव, MP MLA को डेप्यूटी बोला जाता है, डेप्यूटी और ऑफिसर यानी कि जज भी इसमें आ गए, उन सभी पे राइट टू रिकॉल होना चाहिए। ये बात फ्रेडरिक एंगल्स ने 1871 में की थी। लेकिन आज कम्युनिस्ट पार्टी के सारे MP अपने कार्यकर्ताओं को ये आर्टिकल बताते भी नहीं है, कि कई कार्यकर्ताओं को पता चल जाए कि राइट टू रिकॉल जैसा एक कंसेप्ट है। और फ्रेडरिक एंजल्स ने, जो कि कार्ल मार्क्स से जुड़े हुए भाई है, कार्ल मार्क्स का पूरा जो राइटिंग है वो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने दोनों ने साथ मिलकर किया है। यूं कहिए कि जो फ्रेडरिक एंगल्स ने सपोर्ट किया वो कार्ल मार्क्स ने भी किया। दोनों हमेशा एक दूसरे से कंसल्ट करके ही व्यू बनाते थे। तो वो चाहते नहीं है कि ये बात कम्युनिस्ट पार्टी के आम कार्यकर्ता तक पहुंचे कि राइट टू रिकॉल कितना जरूरी है, इसलिए ये बात उन्होंने दबा दी है। लेकिन ये कॉमन सेंस की बात है। देखो, जब मैं बोलता हूं कि राइट टू रिकॉल का समर्थन महात्मा चंद्रशेखर आजाद ने किया था, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया था, फ्रेडरिक एंगल्स ने किया था, मैं कहूंगा कि भाई ये कॉमन सेंस की बात है। कॉमन सेंस कैसे कि मान लो आपके पास एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में 100 मजदूर है, 10-15 सुपरवाइजर है, फैक्ट्री में 2-5 मैनेजर है, 1-2 फैक्ट्री के डायरेक्टर वगैरह आपके अंडर में, और एकाएक सरकार कानून बना देती है कि भाई एक भी मजदूर को आप 5 साल तक नौकरी से नहीं निकाल सकते। जो मैनेजर डायरेक्टर वगैरह है उनको आप 60 साल तक की उम्र तक नौकरी से नहीं निकाल सकते, जैसे कि हम सुप्रीम कोर्ट को जब तक 60 साल 65 साल की उम्र तक नौकरी से नहीं निकाल सकते। तो बताओ कि सरकार ने कानून बना दिया कि आप मजदूर को 5 साल तक नौकरी से नहीं निकाल सकते, तो फैक्ट्री के अंदर इनडिसिप्लिन, दुर्व्यवहार, बुरा व्यवहार बढ़ेगा या कम होगा? जाहिर है बढ़ेगा। लेबर गिनेगा ही नहीं आपको, आपका मालिक बढ़ेगा। तो जिस तरह से आप फैक्ट्री के मालिक हो तो आपके पास ये पावर जरूरी है कि आप फैक्ट्री के लेबर को नौकरी से निकाल सको। यही बात हम प्रजा पे अप्लाई होती है कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के जज को नौकरी से निकालने का पावर होना चाहिए, वरना वो 10-15 करोड़ लेके पत्थर फेंक देगा तो कसब जैसे को भी फांसी नहीं होगी 3-3 4 साल तक। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने तो यहां तक हद कर दी थी
कि एक आदमी ने 8 साल की 3 लड़कियों पे बलात्कार किया, 8-8 साल की, 8-10 साल की, उसको बेल दे दी उसने, और पूरा एविडेंस था, वीडियो एविडेंस था। वो आदमी की दूसरी विकृति ये थी कि वो खुद ही वीडियो उतारता था उसका। तो पुलिस वाले ने जब उसको दबोचा तो खून के धब्बे और वो सब तो निकले, साथ में उसके लैपटॉप पे ही 200 वीडियो निकले, अलग अलग देशों के, वियतनाम, फिलीपींस, ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अलग अलग देशों के वीडियो निकले, और जो 3 लड़कियों के भी वीडियो निकले। तो लोअर कोर्ट का जजमेंट था कि जिसमें उसने 7 साल की सजा हुई थी, जो कम है पर कम से कम सजा तो हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट का जज, दुस्साहस देखो कमीने का, बेल दे दिया उसने, भाग गया। वो स्विट्जरलैंड का कुछ बहुत रईस आदमी था, $200-300 मिलियन का पार्टी था। तो सुप्रीम कोर्ट का जज, नाम देता हूं मैं उसका, खरे, आके 15 मिनट में उस आदमी को बेल दे दिया। वो आदमी देश छोड़ के भाग गया। तो उसने क्यों बेल देने की हिम्मत की? मजाल कैसे हुई सुप्रीम कोर्ट के जज के बच्चे की, उसको बेल दे दिया? क्योंकि हमारे पास, नागरिकों के पास राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज नहीं है। इसलिए उसने देखा कि क्या बिगाड़ लेंगे भारत के नागरिक, बहुत थोड़ा बहुत गुस्सा करेंगे, ठंडे हो जाएंगे, क्या उखाड़ लेंगे मेरा, मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूं, दे दो इस बेल को। भले ही उसने 30 लड़कियों पे बलात्कार किया हो तो भी बेल दे दो। तो ये जो उनका 7वें आसमान पे दिमाग चढ़ गया, आज प्रधानमंत्री हो या कांस्टेबल हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, उसकी वजह यह है कि हमारे पास राइट टू रिकॉल नहीं है। अब मैं राइट टू रिकॉल की प्रोसीजर पे आऊंगा, पर उससे पहले एक बात कहनी है कि राइट टू रिकॉल की मूवमेंट को आगे बढ़ाने का तरीका है कि आप प्रोसीजर ड्राफ्ट को ठीक से समझिए। क्योंकि राइट टू रिकॉल के जो विरोधी है, जैसे अरविंद गांधी है या अन्ना है या सुब्रमण्यम स्वामी है या आडवाणी, प्रणब मुखर्जी, ये क्या कहता है कि राइट टू रिकॉल से अस्थिरता आ जाएगी, इससे खर्चा बहुत आ जाएगा। मैं आपको प्रोसीजर ड्राफ्ट की एक एक क्लॉज पढ़ के सुनाऊंगा कि इससे ना खर्चा आएगा ना इससे अस्थिरता आएगी। राइट टू रिकॉल पीएम का खर्चा 200 करोड़ से कम है और अस्थिरता बिल्कुल नहीं है। राइट टू रिकॉल एमपी का खर्चा 90 लाख से कम है, सारा खर्चा मिला के। राइट टू रिकॉल सीएम, मान लो उस राज्य की आबादी 5 करोड़ है तो 15-20 करोड़ से ज्यादा खर्चा नहीं आएगा राइट टू रिकॉल से। राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट चीफ जज 200-250 करोड़ से ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, वो मैं पढ़ के। पर साथ साथ में इस मूवमेंट को हमें सूडो रिकॉलिस्ट से बचाना पड़ेगा। सूडो रिकॉलिस्ट यानी कौन? झूठे रिकॉलिस्ट, जो कि राइट टू रिकॉल की बात तो करेंगे क्योंकि करनी पड़ रही है। इतने सारे कार्यकर्ता राइट टू रिकॉल के सपोर्ट करने लगे हैं, तो नेताओं को लगता है कि अब मैंने राइट टू रिकॉल की बात नहीं की तो कार्यकर्ताओं को बुरा लग जाएगा, तो छोड़ के चले जाएंगे। पर वो हमेशा राइट टू रिकॉल की मूवमेंट को खत्म करने की कोशिश करते हैं, हाईजैक एंड डिस्ट्रॉय। देखो, यदि कोई हाईजैक एंड एक्सटेंड करता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको धन्यवाद दूंगा कि वो मेरा काम आसान कर रहा है। हाईजैक एंड एक्सटेंड यानी कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट के बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया भर के प्रोडक्ट हाईजैक कर लेता है लेकिन फिर उसको आगे बढ़ाता है। उसने एक विजिकैल्क नाम का सॉफ्टवेयर हाईजैक कर लिया, बाद में उसने एक्सेल बनाया, जो कि विजिकैल्क के निर्माता ने खुद कहा कि हाँ भाई मैं एक्सेल बना के उन्होंने मेरे यूजर्स की बहुत अच्छी सेवा किया, कि चलो मुझे घाटा हो गया लेकिन कंप्यूटर के जो यूजर है उनको बहुत फायदा हो गया। इसी तरह से उसने बहुत सारे प्रोडक्ट को हाईजैक करके लेकिन एक्सटेंड किया, आगे बढ़ाया। जबकि दुरात्मा गांधी थे तो उन्होंने, भगत सिंह ने जो पूर्ण स्वराज का नारा दिया वो हाईजैक करके डिस्ट्रॉय कर दिया। पूर्ण स्वराज का नारा उन्होंने हाईजैक किया और फिर कहा कि ये स्वराज वराज छोड़ो, चलो नमक सत्याग्रह के लिए कुछ करो। और दांडी नमक सत्याग्रह का आंदोलन उन्होंने खड़ा क्यों किया था? महात्मा भगत सिंह की पूर्ण स्वराज की मांग को रफा दफा करने के लिए। तो इस तरह से अन्ना और अरविंद गांधी क्या धंधा कर रहे हैं कि वो राइट टू रिकॉल की बात करके राइट टू रिकॉल वालों को अपने ओर खींचेंगे और फिर उनको लोकपाल के धंधे पे लगा देंगे, या तो बोलेंगे ये तो बहुत इम्प्रैक्टिकल प्रपोजल है, इसके लिए तो कमेटी बनाएंगे, कमेटी 10 साल बाद जवाब देगी कि कैसा कानून होना चाहिए, तब तक इंतजार करते रहो। तो ये जो सूडो रिकॉलिस्ट है उनकी खासियत क्या होती है? सूडो रिकॉलिस्ट के बारे में बताता हूं मैं कि सूडो रिकॉलिस्ट हमेशा कहेंगे राइट टू रिकॉल लेकिन पोजीशन का नाम नहीं देंगे। आप अन्ना की या अरविंद गांधी की कोई भी भाषण देख लो, उन्होंने राइट टू रिकॉल बोले, वो कभी बोले राइट टू रिकॉल क्या? भाई राइट टू रिकॉल एमएलए, राइट टू रिकॉल एमपी, राइट टू रिकॉल पीएम, राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज, क्या? आप पहिए की दुकान पे जाके ये थोड़ा कहोगे कि पहिया चाहिए, आप इतना तो कहोगे ना कि भाई साइकिल का पहिया दो या कार का पहिया दो, और कौन सी कार का पहिया दो। ऐसा थोड़ा है कि जाके खड़े होकर बोले कि पहिया दो, तो वो क्या देगा आपको? तो राइट टू रिकॉल के साथ पोजीशन का नाम नहीं देंगे। उसके बाद वो हमेशा एक झूठ फैलाएंगे
कि राइट टू रिकॉल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसके लिए जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार नहीं होगा तब तक राइट टू रिकॉल नहीं बनेगा। वो झूठ है। राइट टू रिकॉल सिर्फ गैजेट में छापने की जरूरत है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो सूडो रिकॉलिस्ट है वो बार बार बोलेंगे कि राइट टू रिकॉल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि राइट टू रिकॉल की बात को मर्यादित रखो सरपंच तक, एमपी एमएलए तक। राइट टू रिकॉल की बात पीएम सीएम तक मत ले जाओ। राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज तो होना ही नहीं चाहिए। ये झूठे रिकॉलिस्ट है, बदमाश रिकॉलिस्ट है। वो राइट टू रिकॉल मूवमेंट को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह से झूठ बोलते हैं। अमेरिका में राइट टू रिकॉल हाई कोर्ट जज है। क्यों राइट टू जुडिशरी पे राइट टू रिकॉल नहीं हो सकता? अमेरिका में राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर है, वहां पे जो अपॉइंटेड पुलिस कमिश्नर है उनके ऊपर भी राइट टू रिकॉल है। ऐसा कोई कानून में नहीं लिखा कि इलेक्टेड हो उसी पे राइट टू रिकॉल हो सकता है। फिर वो हमेशा कार्यकर्ताओं को कहेंगे कि राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट लिखने के लिए हमने कमेटी बिठाई है, वो बस वो कमेटी आपको ड्राफ्ट लिख के दे देगी। अरविंद गांधी ये बात 16-18 महीने से कर रहे हैं। अप्रैल 2011 में जब उन्होंने राइट टू रिकॉल की बात की थी, तब से लेके अन्ना हर हफ्ते ये बात कहते हैं कि हम राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट आपको 1 हफ्ते में दे देंगे। उन्होंने जो विजन डॉक्यूमेंट बनाया अपनी पार्टी का बीजेपी के वोट तोड़ने के लिए ताकि कांग्रेस जीत जाए, इसके लिए वो पार्टी बना रहे हैं, वो तो साफ है। जितने वोट उनको मिलेंगे उनकी पार्टी को मिलेंगे। सुरपंखा गांधी उनको 1 वोट का 500 रुपया देने वाली है। आप देखो, आप मान लो एक मिडिल क्लास एजुकेटेड वोटर हो, तो आप बीजेपी और कांग्रेस दोनों में से किस को वोट दोगे? अधिकतर लोग बीजेपी को वोट देंगे। वो करप्ट है, लेकिन कम करप्ट है। जितना भी बोलो वो करप्ट है। मैं 100% एंटी बीजेपी हूँ, 100% एंटी मोदी हूँ, पर इतना तो कहना ही पड़ेगा क्योंकि फैक्ट है कि भाई सबसे कम बुरे या सबसे अच्छे चीफ मिनिस्टर है गुजरात और पूरे भारत में जितने भी बड़े नेताओं की चीफ मिनिस्टरों की लिस्ट बनाओ तो सबसे कम बुरे हैं या सबसे अच्छे हैं, जो भी बोलो। बीजेपी के एमपी वो भी सबके सब करप्ट है, लेकिन कांग्रेस के एमपी से कम करप्ट है। नवीन जिंदाल जैसा आपको कोई नहीं मिलेगा पूरे बीजेपी में। तो एजुकेटेड मिडिल क्लास वोटर है, वो बीजेपी को वोट देता है। बीजेपी और कांग्रेस दो ही चॉइस हो। तो अब मान लो सुरपंखा गांधी आपको 1000 रुपए देती है, आप एजुकेटेड मिडिल क्लास वोटर हो, कि भाई तू कांग्रेस को वोट देना, तो आप 1000 रुपए जेब में रख लोगे, लेकिन वोट तो आप बीजेपी को ही दोगे। पता किसको चलने वाला है? वोटिंग तो कॉन्फिडेंशियल है। किसी ने आपको 100 रुपया दिया, 1000 रुपया दिया, आपने रख लिया। मैंने आपको 1 कप चाय पिलाई, आपने पी ली, इसमें कौन सी खातिरदारी की है? किसी ने 1000 रुपया दिया, ले लिया आपने, वोट तो आपको आप फिर भी बीजेपी को ही दोगे, जिसको देना है उसी को दोगे। इसलिए जो तरीका निकाला सुरपंखा गांधी ने वो ये कि भाई अरविंद गांधी उनका जो गोद लिया हुआ बेटा है उसको एंटी करप्शन हीरो की तरह मैदान में भेजो। एंटी करप्शन क्रूसेडर, नौकरी, इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के आया जिसपे वो करोड़ों कमा सकता था, अब प्रजा की सेवा के लिए आया, भारत में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आया। और मीडिया को पैसा दो, 1000-2000, अब तक मैं कुछ 10,000 करोड़ दे चुके हैं वो मीडिया को, इन दोनों को हीरो बनाने के लिए, अन्ना को और अरविंद गांधी को। तो आप मिडिल क्लास के वोटर फ्री में 1000 रुपये तो क्या, शायद अपने जेब में से 500 रुपया खर्च करके अरविंद गांधी के लिए प्रचार करोगे और अरविंद गांधी को वोट भी दे दोगे। यानी आपके वोट 1000 रुपये से नहीं टूटेंगे, लेकिन डायरेक्ट पेमेंट से नहीं टूटेंगे, लेकिन मीडिया को 500-600, 200-500 रुपया दो खर्च करने का, प्रचार करने का। अरविंद गांधी को 500 रुपया दो कि भाई जितने वोट ले आएगा उतना मैं तेरे को 500, उसका 500 रुपया मैं तेरे को दे दूंगी। और इस तरह से मिडिल क्लास वोटर टूटेंगे। यानी पूरे भारत में कुछ 2 करोड़ जितने मिडिल क्लास वोटर टूटेंगे, जिससे कि बीजेपी की 30-40 सीट कम हो जाएगी। खैर ये उनका लॉजिक है, उनको जो करना है करें। लेकिन वो राइट टू रिकॉल मूवमेंट को कैसे तोड़ रहे हैं कि वो बार बार बोलते हैं कि राइट टू रिकॉल पीएम नहीं होना चाहिए। आप खुद उनको फोन करके पूछ लिए। मैं कहूंगा कि आप मेरी बात पे विश्वास नहीं कीजिए। मैं साफ आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने अरविंद गांधी पे जितने भी आरोप लगाए हैं, आप एक भी आरोप पे विश्वास मत कीजिए। उनको सीधा फोन करके या फेसबुक पे मैसेज डाल के पूछ लीजिए कि भाई आप राइट टू रिकॉल का एमपी का ड्राफ्ट कब देने वाले हैं। राइट टू रिकॉल जन लोकपाल का उन्होंने विरोध किया। ये झूठे रिकॉलिस्ट की एक और तरीका है कि वो राइट टू रिकॉल सरपंच की बात करेंगे, राइट टू रिकॉल जन लोकपाल का विरोध करेंगे कि जन लोकपाल के ऊपर राइट टू रिकॉल नहीं होना चाहिए। भाई क्यों नहीं होना चाहिए? जन लोकपाल बिक गया तो पूरा देश बिक जाएगा। सरपंच बिक जाएगा तो क्या होगा? तुम्हारी गटर खराब होगी, सड़क खराब होगी, देश तो नहीं बिकेगा। जन लोकपाल, पीएम या सुप्रीम कोर्ट का जज बिक गए तो पूरा देश बिक जाएगा। तो राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज पहले होना चाहिए, राइट टू रिकॉल पीएम पहले होना चाहिए, राइट टू रिकॉल जन लोकपाल पहले होना चाहिए। लेकिन वो बोलते हैं नहीं, ये सब छोड़ दो, सिर्फ राइट टू रिकॉल सरपंच पे फोकस करो। अब मैं
मेरा दूसरा वीडियो है, तो ये था राइट टू रिकॉल के ऊपर एक जनरल वीडियो, राइट टू रिकॉल के ऊपर, यानी कि अमेरिका में करप्शन कम क्यों है, क्योंकि वह राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर है, राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है। वहाँ एजुकेशन क्यों इतना अच्छा है, भारत से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वह राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, इसलिए जितना पैसा एजुकेशन में जाता है उसका 90-95% खर्च हो जाता है, वेस्ट कम होता है, रिश्वतखोरी में तो बहुत ही कम जाता है। और राइट टू रिकॉल है वो अमेरिका की बात नहीं है, वो भारत की बात है। दयानंद सरस्वती जी ने की है 6ठे चैप्टर में, महात्मा चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी 1925 में। और ये कॉमन सेंस की बात है कि आपकी फैक्ट्री में 100 लेबर हो और सरकार कानून बना देगी एक भी लेबर को 5 साल तक नहीं निकाल पाओगे तो आपका क्या हाल होगा। राइट टू रिकॉल का प्रचार करना हो तो मैं आपको कहूंगा कि आप ड्राफ्ट की एक एक लाइन ठीक से पढ़िए, ताकि आप सुब्रमण्यम स्वामी जैसे कुबुद्धिजीवी के झूठे प्रश्नों दावों का जवाब दे सको। वो झूठ बोलते रहते हैं कि राइट टू रिकॉल से अस्थिरता आ जाएगी, राइट टू रिकॉल से खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। अरविंद गांधी भी बोलते रहते हैं कि राइट टू रिकॉल पीएम का बहुत खर्चा आएगा, इसलिए राइट टू रिकॉल पीएम नहीं होना चाहिए। वो मेरा दूसरा वीडियो है इसके ऊपर। और राइट टू रिकॉल में जो झूठे रिकॉलिस्ट है, जो कि ड्राफ्ट नहीं देते, जो राइट टू रिकॉल पीएम का विरोध करते हैं, राइट टू रिकॉल सरपंच तक की बात को मर्यादित रखने की डिमांड रखते हैं, ऐसे झूठे रिकॉलिस्ट को एक्टिविस्ट के सामने और पब्लिक के सामने एक्सपोज कीजिए। धन्यवाद। छठा